सभी डिजिटल दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम नवभारत संवाद में स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है, अपने चरम की ओर जा रहा है और इस बारे में चर्चा करने के लिए हम विभिन्न पार्टी के पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर कोऑर्डिनेटर श्री अविनाश पांडे जी। नमस्कार। अविनाश जी, हमें बताएं, सबसे पहले बताएं कि जिस तरह से आप चुनाव को पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह हवा का रुख किस तरह है? देखिए, एक चीज़ तो मैं निश्चित रूप से कह दूं कि महाराष्ट्र के चुनाव में लोग बदलाव चाहते हैं। इस चुनाव का मैनेजमेंट व्यवस्थापन जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि एक बहुत ही अनुभवी टीम और जिसमें हमको हर स्तर पर संगठन और जो यहाँ के जो प्लानर हैं हमारे, उन सबका एक बेहतरीन एक समन्वय और सहयोग इसमें हमको प्राप्त है। महाराष्ट्र जो कि हमेशा से देश की राजनीति में एक अलग स्थान बनाकर रखा हुआ है। महाराष्ट्र में हमारे जो भी हमारे यहाँ का वैल्यूएशन, जो हमारे यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो मूल्य हैं, चाहे वो राजनीति के मूल्य हों, सामाजिक मूल्य हों, महाराष्ट्र ने हमेशा इसको एक स्तर पर रखा, उच्च स्तर पर रखा हुआ है। दुर्भाग्य से पिछले दिनों से और पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में मूल्यों की गिरावट हुई और राजनीतिक और शासन की ओर से जिस प्रकार से खुले रूप से बिना किसी शर्म लिहाज के, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कुशासन के उत्तम उदाहरण अगर हम पिछले दिनों में देखें तो चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे लोगों के भलाई के लिए देनी हुई जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हों, उसमें भी जिस प्रकार की लूटमार और लोगों के प्रति एक प्रकार का अनादर इन पिछले वर्षों में हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी और उसे उठकर मैं कहना चाहूँगा कि एक गौरव महाराष्ट्र का हमेशा से कायम रहा है। छत्रपति शिवाजी के नाम को लेकर पूरे देश में बहुत गौरव के साथ हम हमेशा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या शैक्षणिक क्षेत्र हो, हर जगह महाराष्ट्र से हम आते हैं, बम्बई से हम आते हैं, बड़े गौरव के साथ हमारी एक अलग पहचान और सम्मान हुआ करता था। लेकिन आज दुर्भाग्य से उसमें जो गिरावट आई है और जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है और मैं कह सकता हूँ कि एक बदलाव का मानस लोग बना चुके हैं और बुरी तरह चाहते हैं कि इस बार एक स्थिर सकारात्मक कार्य करने वाली सरकार जो उनके विचारों को, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दे और साथ ही साथ एक स्थिर राजनीति इस सरकार के माध्यम से प्रदेश में आए ताकि यहाँ का विकास हो सके, शैक्षणिक विकास हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके, हर क्षेत्र में किसानों का भला हो सके, नौकरियां कुछ यहाँ पर अवसर उपलब्ध हों। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे विश्वास है कि जो कार्य इस बार हम अघाड़ी के माध्यम से, जो हम शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी साथ में आके जो एक कोशिश कर रहे हैं, लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं और मुझे विश्वास है कि उस पर हम खरे उतरने की पूरी कोशिश करें। लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया था, संविधान की बात की थी, लेकिन जो सत्ताधारी दल है इस बार बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, उन्होंने इस नैरेटिव को आगे किया है। कैसे काउंटर कर रहे हैं और किससे डरने की बात हो रही है, किसके कटने की बात हो रही है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक अगर आप देखें तो 10,700 किलोमीटर की पदयात्रा और न्याय यात्रा, भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में। क्यों ये यात्रा करनी पड़ी? ये एक अहम प्रश्न हमको गौर करना चाहिए कि आकर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर राहुल गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि उनको जनता के बीच जाना आवश्यक है। अगर आप गौर करेंगे कि इस देश की सर्वोच्च पंचायत, पार्लियामेंट, संसद, यहाँ पर की
मैं समझता हूं कि इस देश के संविधान से लेकर इस देश के निर्मित और पुनर्निर्माण का कार्य संसद में बैठे हुए हमारे जितने भी योग्य योद्धा, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, बुद्धिजीवी, इन सब लोगों ने मिलकर बिना किसी पक्ष विपक्ष की परवाह किए हुए इसका निर्माण किया और एक स्वप्न देखा कि स्वतंत्र भारत किस प्रकार आगे जाना चाहिए। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा होगा कि विपक्ष के नेता भी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। सरकार की आलोचना करने वाली गलत निर्णयों का अगर उल्लेख विपक्ष का कोई नेता करता है तो उसे ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस का डर दिखाकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ना आप संसद में बोल सकते हैं, ना आप सड़कों पर आलोचना कर सकते हैं। तो एक जन सामान्य की समस्याओं को लेकर और देश में जिस प्रकार से भाईचारे को कमजोर करने का एक षड्यंत्र पिछले दिनों हमें नजर में आता है, इन सब चीजों से दुखी होकर, निराश होकर माननीय राहुल गांधी जी ने इस चीज का निर्णय लिया कि अब जनता के बीच जाना होगा। और क्यों जाना होगा? क्योंकि देश की जनता अपने आप को असहाय, निराश और एक प्रकार से यह महसूस कर रही थी कि देश में जो एक अनकही आपातकालीन की स्थिति, जिसका एहसास चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, चाहे अधिकारी अफसर हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, पत्रकार हो, हर फील्ड के हर प्रोफेशनल जो इस हमारे व्यवस्था का, लोकतंत्र के जो नींव थे, हर व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू की और 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको गले लगाकर, उनके कंधे पर हाथ रखकर और उनके दुख दर्द को सुनने का कार्य उन्होंने किया। एक नई उम्मीद जागी, एक नई आशा जागी और उसके चलते हुए लोगों में एक सोचने पर मजबूर हो गए कि यस, अब हम को इस प्रकार बैठकर नहीं चलेगा। राहुल जी के नेतृत्व पर, राहुल जी के बातों पर विश्वास कर और कांग्रेस की आज़ादी के बाद जो भी सेवाएं इस देश के लिए कांग्रेस ने की, लोगों को उस चीज़ का पुनः स्मरण हुआ। लोकसभा एक अवसर था और उसमें आपने देखा कि महाराष्ट्र में एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ, जहां 400 पार का नारा देकर लोगों को आतंकित करने की कोशिश की जा रही थी कि 400 पार हम आएंगे और संविधान को पूरा बदल डालेंगे। तो एक भय, चाहे अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, दलित हो, उनके अधिकारों का हनन करते हुए जो एक अपनी इच्छा वो लोग दर्शा रहे थे या लोगों को भयभीत कर रहे थे, लोग उससे उभरना चाहते थे। और आपने देखा कि इस 400 पार तो छोड़ दीजिए, लेकिन माननीय मोदी जी को भी 6 राउंड तक बनारस में कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार बहादुर हमारे अजय राय जी जहां पर चुनाव लड़ रहे थे, वहां 6 राउंड तक इस देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को एक देव स्वरूप अपने आप को जिन्होंने घोषित किया, उनको भी 6 राउंड तक वहां की जनता ने। तो ये श्रेय अजय राय जी को या कांग्रेस पार्टी को मैं देना नहीं चाहता हूं, मैं श्रेय देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की उस जनता को जिसने इस विजय रथ को, जो वो मान के चल रहे थे कि इस अश्वमेघ में वो पूर्ण रूप से पूरे देश के अंदर में विजय प्राप्त करेंगे, उस अश्वमेघ के रथ को 240 पर लाकर रोक ही नहीं दिया, बल्कि आज 2 अन्य साथियों के मदद से, जिसे मैं कहता हूं कि नानी नीतीश जी और नायडू जी, नानी इस 2 कुबड़ियों पर वो चलते हुए इस देश की व्यवस्था कर रहे हैं और वो कब तक के चलेगी ये आप सब जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अहंकार में और मैं समझता हूं कि कार्य चल रहे थे, नीतियां बन रही थीं, उस पर निश्चित रूप से आज लोकसभा में आप देखेंगे कि लोकतंत्र जो कि खत्म करने पर तुला हुआ था, आज फिर से हमें दिखता है कि उसकी झलक शुरुआत तो हुई। ऐसा चुनाव में बस 1 सप्ताह का समय बचा है, 20 तारीख को मतदान है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब सीटों को बंटवारे हो रहे थे, एक तो पार्टी का आंतरिक मामला था, किसको टिकट देना किसको नहीं देना। एक था कि जब सीटों को बंटवारे चल रहे थे, उसमें जो चित्र उभर के आया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी हद तक जाके समझौते किए और कम सीटों पर चुनाव लड़ा।
उसका दुष्परिणाम है कि कई सीटों पर आपके बागी चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति की इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है हर पार्टी के लिए कि बागी हर पार्टियों में खड़े हैं और वो चुनाव को हार जीत बदल सकते हैं। इसको कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं और क्या आपको लगता है? नहीं जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने राजनीति में, और लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत भी है और मैं समझता हूँ कि एक कमजोरी भी है। कांग्रेस, आपने बहुत सही कहा कि कांग्रेस ने इन द लार्जर इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतंत्र को, और साथ ही साथ जो सामने की हमारी सबसे जो पार्टी जो कि आज किसी रूप से राजनीति के किसी भी चाहे वो प्रशासनिक यंत्रणा हो, चाहे पैसा हो, या एन के एन प्रकार वो जीतना ही सिर्फ चाहते हैं और पूरे सरकार को और पार्टी को उन्हें एक चुनाव की मशीन बनाकर रख दिया, चुनाव जीतने की मशीन बनाकर रखा, उनसे मुकाबला है। ये चीज़ वास्तविकता हमको देखनी पड़ेगी और कांग्रेस से बेहतर ये चीज़ को कोई नहीं जानता। आज मैं जीतूं या मेरी पार्टी सिर्फ आगे बढ़े, इससे ऊपर उठकर जो उदाहरण मैंने भारत जोड़ो का आपको दिया, आज माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में एक विचार बहुत स्पष्ट है कि पहले इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, महाराष्ट्र की गिरती हुई राजनीतिक स्तर को रोकना है, और वो हम तभी रोक पाएंगे जब हम बीजेपी को परास्त करें। और स्वाभाविक है कि अन्य दल जो कि लोकसभा में आपने देखा कि 17 में से 14 सीटें कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने विनम्रता के साथ अपने अन्य साथी दलों का सम्मान करते हुए और कम सीटों पर लड़ने का भी मान्यता दी। उद्देश्य सिर्फ मात्र ये है कि जितने भी सेक्युलर वोट हैं, जितने भी समविचारिक मतदान हैं, वो बिखरे ना, डिवाइड ना हो और किसी प्रकार से इसके कारण बीजेपी को अवसर ना मिले। और स्वाभाविक है कि 288 में से मात्र 103 सीटों पर लड़ने के बाद में जो कार्यकर्ता जो 5-5 साल मेहनत करता है कि उसकी आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है, तो वो कुछ लोग उतरे हुए, लेकिन पार्टी के हित में अधिकांश लोगों ने विड्रॉल किया है। लेकिन फिर भी काफ़ी बागी खड़े हैं, सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि शिवसेना और राष्ट्रवादी में भी हैं। उसका भी नियोजन हम लोग कर रहे हैं, व्यवस्थापन कर रहे हैं। निलंबित भी किए गए 44-43 लोग कांग्रेस से निलंबित किए गए हैं, जो कि छोटे बड़े कार्यकर्ता और उम्मीदवार उसमें शामिल हैं। और मुझे लगता है, लेकिन इन सब चीज़ के चलते हुए आप देखेंगे कि आने वाले 2-5 दिनों में हम बेहतर व्यवस्थापन के साथ में, बेहतर समन्वय के साथ में, हमारे पार्टी मित्र पार्टियों के साथ में समन्वय बैठालकर और इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन देंगे। मायावती सरकार ने, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में परास्त होने के बाद उन्होंने ट्रम्प एक कार्ड खेला है, लाडली बहना योजना का। शुरू में आप लोग के अर्थव्यवस्था के हिसाब से कि इससे देश की अर्थव्यवस्था, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, विरोध के स्वर उठे। लेकिन जो आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ उसने 1500 से 3000 और बेरोजगारों के लिए 4000, उसका एक नज़ारा हमारे यहाँ अखबार में भी देता है। इसको मुफ्त रेवड़ी कल्चर जो डेवलप हो रहा है राजनीति, किस रूप में देखते हैं? मैं इसको दूसरी तरह से रखना चाहूँगा कि देखिए, आज सरकारी खजाने में अन्य डेवलपमेंट विकास की योजनाओं को रोककर अगर ये पैसा बांट रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है। अर्थव्यवस्था ये एक बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी राज्य को चलाने के लिए बहुत व्यवस्था मजबूत हो यह आवश्यक है। अगर आपकी नियत मात्र सिर्फ भ्रष्टाचार की हो और पैसे लुटाकर लोगों को भ्रमित करने की हो, तब तो ये इसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। कांग्रेस और हमारी अघाड़ी के नेतृत्व इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से आश्वासित है कि हम जिस प्रकार की नीति, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच में इन चीज़ों की सुविधा देने की जो बात कर रहे हैं, ये विशेष वर्ग के लिए जो कि कमज़ोर वर्ग है उनको देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसको पूरा करने के लिए बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास को रोके बिना, शिक्षा प्रणाली में जो विकास करना है उसको रोके बिना, या रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा अवसर निर्मित करने की और बढ़ाकर लोगों को रोजगार देकर
और इसी प्रकार से उससे आने वाली जो बाकी अर्थ संग्रहित होगा उसमें कुछ विशेष कमजोर वर्ग को, किसान वर्ग है, महिला वर्ग है, हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए ये योजनाएं दी गई हैं। लेकिन उसके चलते हुए जब सरकार, इस प्रदेश की सरकार जब हमको चुनकर देगी तो बजट हम बनाएंगे, जिस बजट के अंदर में इस चीज़ को आश्वस्त किया जाएगा कि प्रदेश के विकास की गति को तेज करते हुए हम इन चीज़ों की भी पूर्ति करें, ताकि ये पैसा भी अर्थव्यवस्था में आए और ये भी राज्य के विकास के लिए उपयोग हो। भाई साहब, आप चूंकि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो जातिगत राजनीति शुरू हुई 25-30 सालों से प्रदेश काफ़ी पीछे चला गया। हम ये कह सकें कि जब तक कांग्रेस की सरकारें थी, जैसे नौकरी के रूप में देख ले, उद्योग के तौर पर देख ले, तो काफ़ी डेवलप था। लेकिन जब तक जातीय राजनीति शुरू हुई, सपा और बसपा का, अपर कास्ट बैकवर्ड कास्ट का, हिंदू मुसलमान का, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। ये कांग्रेस के नेता भी आप देखेंगे, इतिहास में जाएंगे तो उनका भी ऐसा मानना था कि इस तरह की राजनीति से देश को नुकसान। लेकिन इस समय आपके जो सुप्रीम नेता है राहुल गांधी, हर रैलियों में एक ही सवाल उठा रहे हैं कि जातिगत गणना करा के रहेंगे, चाहे जिसका कितना भी मिले। इसको किस रूप में देखते हैं? इसको देखिए, इसको एक सकारात्मक रूप से जो असल में वो सोच रहे हैं उस चीज़ के ऊपर गौर करना आवश्यक है। मुझे लगता है कि इसे हमारे विरोधी इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी की कभी भी ये मंशा नहीं है कि इस समाज को बदलने की। राहुल गांधी जी का कहना बहुत स्पष्ट है कि देश के अंदर में जो व्यवस्था हो वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर मात्र इस देश की जो अर्थ है, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ चंद लोगों तक के ना पहुँचे, और उसके चलते हुए इस देश में जनगणना कराकर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतना हक उसको मिले, ताकि हर वर्ग के साथ में न्याय हो सके। उसमें उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि अगर आप ब्राह्मण हैं या आप क्षत्रिय हैं या आप उच्च वर्ग के हैं, वर्ण के हैं, तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। बहुत स्पष्ट है कि आज हमारे चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी हो, चाहे हमारे अन्य लोगों को सुरक्षा देने की पॉलिसी हो, उसके तहत नाम मात्र के लिए वही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है जो पूर्ण रूप से सक्षम हैं अपनी इन सब चीज़ों को, शिक्षा हो या नौकरी हो, उसे पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से। लेकिन उन्हीं परिवारों को, चंद परिवारों को उसका फायदा मिलता है। राहुल गांधी जी का मानना ये है कि हर वर्ग के अंदर में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, सिर्फ कोई दलित या मुसलमान पे ही सिर्फ आपत्ति नहीं है, लेकिन एक उच्च वर्ग का भी गरीब बच्चा है, गरीब परिवार अगर है, तो उसको भी अधिकार है इन सुविधाओं का फायदा लेने का। आज आप देखेंगे कि किसी एक वर्ग का व्यक्ति अगर कम नंबर भी प्राप्त करता है तो उसे प्राथमिकता मिलती है, लेकिन उनका मानना यह है कि अगर किसी आर्थिक रूप से या कमजोर वर्ग का, उसकी गिनती अगर कमजोर वर्ग में आती है, और तो उसे भी उसमें सुरक्षा और रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और बहुत स्पष्ट तरीके से उनका कहना है कि ये किसी प्रकार से मैं किसी का हक छीन कर ये देना नहीं चाहता। जो रिजर्वेशन की जो नीति बनाई गई है, हम उसे पुनः इस प्रकार से बनाएंगे जिसमें समाज के हर वर्ग को, कहीं पर भी उन्हें इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया कि ये एक कोई विशेष वर्ग या जाति समुदाय को देना चाहिए। उनका कहना है कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस सेवा हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे शिक्षा हो, हर जगह में आबादी अनुसार, रिजर्वेशन अनुसार और उनकी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उन्हें सुविधा प्राप्त हो। तो जातिगत आरक्षण की जो बात हो रही है, तो मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी बड़ा है महाराष्ट्र में, तो इससे उसका भी समाधान निकलेगा हर समाज का। देखिए, आपने जो शुरुआत की थी, जी, बटोगे तो कटोगे, आपने शुरुआत में एक शब्द दिया, लेकिन मैं, बहुत दुख की बात है कि आज राजनीतिक हित के लिए या राजनीतिक रूप से सफलता पाने के लिए हम समाज के लोगों को एक प्रकार से आतंकित कर और उन्हें मात्र पोलराइजेशन की तरफ ले जाने का प्रयत्न, हर एक नारा आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का, मात्र आपको किसी तरह से पोलराइज करने के लिए उन्हें एक तरफ ले जाने की कोशिश करती है, किसी उपलब्धि के आधार पर नहीं, किसी प्राथमिकता के आधार पर नहीं,
किसी देश के विशेष कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नहीं, मात्र चुनाव जीतने के लिए समाज के लोगों को किसी प्रकार से पोलराइज कर कर, और कभी धर्म का नारा देकर, कभी जाति का नारा देकर, कभी हिंदुत्व का नारा देकर, कभी अलगाव, हर नारे में एक अलगाववाद की आपको सेपरेशन का आपको दर्शन उसमें होगा। लेकिन देश मजबूत इस नारों से नहीं हो सकता। उसके विपरीत राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश की जनगणना को हर जिसकी जितनी आबादी है उसे उसका हक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मिले, ताकि हर वर्ग सम्मान के साथ अपना प्रतिनिधित्व कर सके, उसे बढ़ा सके, और जो इस संविधान का सबसे मूल तत्व और उद्देश्य है न्याय दिलाने का, सही रूप में हम न्याय दिला सके। आप काफी शांति से सुन रहे हैं, लेकिन अब मुझे 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस के लिए कुछ सबसे बड़ा डेंट है विपक्ष का, या आज वो सत्ता पक्ष में, कि कांग्रेस इम्पीचमेंट की राजनीति करती है। एक खास ऐसा आरोप लगाया जाता है, वो चस्पा है कहीं के जो नतीजे थे। महाराष्ट्र में अभी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की एक 17 सूत्री मांग पत्र को आघाड़ी कांग्रेस के तीनों घटकों ने समर्थन दिया है, जिसमें ईस्ट निंदा से लेकर मुस्लिम रिजर्वेशन से लेकर तमाम चीजें हैं, उसको कांग्रेस ने भी ओन किया है। इस तरह की चीजें, एक खास समुदाय, एक खास वर्ग की सारी बातों को मानना, कहीं कहीं विपक्ष के आरोप को या वो वैक्यूम जो चस्पा होता है फिर से उसको नहीं मजबूत करता है। अगर मैं इसको कहूं कि आप अगर हर चीज को न्यायिक रूप से क्यों ना देखें, अगर इस देश के अंदर में अल्पसंख्यक है तो क्या वो भारतीय नहीं है, क्या इस देश का नागरिक नहीं है? एक विशेष धर्म या विशेष विचारों पर आस्था रखने वाला व्यक्ति भी इस देश का सच्चा नागरिक है, और उसे भी उतने ही सुरक्षा का, सम्मान का, उसकी आस्था को, मान्यताओं को सम्मान देने की इस देश के संविधान भी कहता है और हमारी संस्कृति भी ये कहती है। मात्र क्योंकि वो उलेमाओं ने वो प्रस्ताव रखा और इसीलिए उसे मान्यता नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये सोच में एक विकार होगा। उस सोच में क्या लिखा हुआ है? वक्फ बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड और उससे चलते हुए जो अन्याय हो रहा है उससे उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात उसमें कही गई है। तो सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात क्यों करें? आज दलित वर्ग की भी कई ऐसी समस्याएं हैं, हमारे किसानों की कई ऐसी समस्याएं हैं, हमारे बेरोजगारों की समस्याएं, उनको भी हमने समर्थन दिया क्योंकि वे न्यायपूर्ण हैं और उनको न्याय देने का अधिकार राजनीतिक रूप से उन जिम्मेदार हर राजनीतिक दल का है कि जो इन्हें सुरक्षा दे, एक सम्मान दे और आने वाले दिनों में उनकी मजबूती की एक उम्मीद दे। उससे इतना नहीं, उसको अगर हम तुष्टिकरण से अगर जोड़ें तो ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से, यही तो मैंने आपसे कहा कि बांटने की राजनीति और जोड़ने की राजनीति दोनों के अप्रोच अलग अलग स्वाभाविक है, वैसे ही होंगे। जब हमें जोड़ना है तो स्वाभाविक है हमें सम्मानित रूप से सम्मान करते हुए उनकी भावनाओं की नियत और उसकी वास्तविकता को जानते हुए उसमें हमें न्याय देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन्होंने इसे तुष्टिकरण के रूप में ही देखा, बट समाज का एक महत्वपूर्ण अंग जो कि इस देश के अंदर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी करता है, उसे न्याय देने की बात की जो गलत नहीं है। तो मेरा आक्षेप उससे नहीं है, आप संविधान रक्षा की बात करते हैं, इस निंदा के कानून को आपने एक्सेप्ट किया, धर्म आधारित रिजर्वेशन की भी मांग है उसको भी स्वीकार किया, यह संवैधानिक तौर पर गलत है, इसको कैसे कर पाएंगे? संवैधानिक तौर पर गलत कैसे हुई? धर्म आधारित आरक्षण हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, हमारे संविधान कहता है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं दे सकते। ठीक है, सरकार ने अगर, संसद ने अगर इसके ऊपर में निर्णय लिया है तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ किसी राजनीतिक हित के लिए लिया गया हो। जब न्याय देने की बात आती है और संविधान भले ही उसका इंटरप्रिटेशन अगर कोर्ट ने इसे विरोध में किया है, लेकिन उसी कोर्ट ने इस चीज़ की भी अनुमति दी है कि आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन आरक्षण नहीं दे सकते। अगर आप संविधान को ध्यान से पढ़ें तो संविधान में इस चीज़ को, आरक्षण के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि इस देश के जो कमज़ोर वर्ग हैं उस कमज़ोर वर्ग के लिए विशेष रूप से उन्हें सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक सुरक्षा, इन्हें प्रावधान करने का
बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है और उसके चलते जो निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूं कि आरक्षण का कोई भी निर्णय गलत नहीं हो सकता। सवाल यह है कि आरक्षण जरूरतमंद लोगों को मिले, ना कि समृद्ध जो हैं सिर्फ आरक्षण के नाम पे उसका फायदा उठाएं। और यही उद्देश्य माननीय राहुल गांधी जी का है। वो आरक्षण का उन्हें कहीं भी विरोध नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं, समाज का वो वर्ग है, उसे वाकई जिसको जरूरत है उनको मिले। बहुत स्पष्ट होता। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने हर जगह 400 पार का, उसको आप लोगों ने संविधान और आरक्षण से जोड़ के हथियार की तरह यूज किया, उसका आपको फायदा हुआ। अब आप लोग ने जो उलेमा बोर्ड की मांग मंजूर की है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे, तो उसी को बीजेपी उसी तरह से इस्तेमाल करे। बीजेपी बोल के ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीन के और मुसलमानों को देने वाले, तो आप उसको वैसे काउंटर करेंगे? देखिए, बीजेपी का तो काम ही है कि बीजेपी ने कभी भी इस देश के लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए अपनी कोई उपलब्धियां तो गिनाने की उनके पास में है नहीं। कांग्रेस के ही जो कार्यक्रम थे, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, अन्न सुरक्षा का अधिकार हो, कानूनी रूप से आपको दिया, या इंफॉर्मेशन का अधिकार हो, इन सभी अधिकारों को एक नए तरीके से पेश कर और उन्हीं चीज़ों की वाहवाही लूटने का काम, और जैसे बहुत उपकार कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने तो इनको कानून बना दिया था इन सब चीज़ों को कि कानूनी तौर पर आपकी जिम्मेदारी है। आपने कहा कि सिर्फ अगर उलेमा बोर्ड की मांग मानने से और हमारे उद्देश्य में हम कहीं पीछे रह गए, तो मैंने वही चीज़ का भी आपको स्पष्टीकरण दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण बोलकर और धर्म के नाम पर लोगों को का तुष्टीकरण हम करें, तो ये कहाँ तक सही है? एक संक्षिप्त में आंसर चाहेंगे कि एक वोट जिहाद शब्द काफी बीजेपी की तरफ, तुष्टीकरण का ही ये दूसरा स्वरूप है। तो क्या मानते, वोट जिहाद उनकी तरफ से जो बोला जाता है उसका क्या आशय क्या है? देखिए, वैसे मैंने कहा कि दुर्भाग्यवश पिछले 10 वर्षों से इस देश की सरकार और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सरकारों की यंत्रणा का दुरुपयोग कर मात्र पूरी सरकार को एक चुनावी मशीन के रूप में पेश किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि जहां जहां पर गैर भाजपाई सरकार है, जिस प्रकार से आपने देखा कि खुले रूप से हॉर्स ट्रेडिंग कर भ्रष्टाचार खुले रूप से कर लोगों को आतंकित कर ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस उनके घर परिवार को आतंकित कर जिस प्रकार का एक, मैं शब्द गलत है लेकिन नंगा नाच जिस प्रकार से पूरे लोकतंत्र का और संविधान का उड़ाया जा रहा है, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। एक कांग्रेस के नाते नहीं, लेकिन इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं ये महसूस करता हूं कि इस प्रकार की राजनीति को तुरंत देश की जनता ने रोकना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति ना ही समाज के लिए अच्छी है और ना ही देश के लिए अच्छी। अंतिम में आप अपनी तरफ से स्वेच्छा एक सवाल, उसके पहले एक सवाल उसके पहले एक सवाल, एक तो एक ही से जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी चुनाव में चलिए 1 सप्ताह का समय आप लोगों ने काफी अच्छी रिव्यू हुई, जमीन स्तर से रिपोर्ट भी आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की कितनी सीटें आएंगी, एक, और दूसरा सवाल, यदि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किसका होगा? देखिए, दोनों चीजें जो हैं यो अगर मगर किंतु परंतु इन सब चीजों पे कई चीजों पर अवलंबित करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने अपनी मानसता बना रखी है और जिस प्रकार का रुख मैं जमीनी स्तर पर देख रहा हूं, क्योंकि मैं ऊपर से इस कंट्रोल रूम से हर एक 288 विधानसभा चुनाव की रणनीति, वहाँ की लोगों की गतिविधि और साथ ही साथ वहाँ की लोगों की सोच एक काफ़ी हद तक महसूस कर सकता हूँ। और इसके चलते हुए मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी की इस गठबंधन की एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। बदलाव सुनिश्चित है। प्रदेश की जनता रास्ता देख रही है एक सुचारू रूप से चलने वाली स्थिर सरकार के लिए, जो फिर से महाराष्ट्र की गरिमा, महाराष्ट्र के उस अस्मिता को कायम कर सके। सीएम कांग्रेस का होगा,
सरकार बन रही है। देखिए, ये चीज़ें आज कहना वाकई में मुझे लगता है कि कोई उसका औचित्य नहीं होगा। पवार साहब ने कहा कि जिसका विधायक ज्यादा उसका ये तो शीर्ष स्तर पर आप जानते हैं कि ये निर्णय जो होता है ये चुनाव के बाद में सभी पार्टी के पक्ष के नेता मिलकर सर्वसहमति से, विधायक दल की संख्या एक उसमें पार्ट हो गया, दूसरा सहमति और सर्वसहमति से कोई एक पॉइंट पे पहुंचना था। इसीलिए गठबंधन में ये सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी होती है घटक दलों के सभी नेताओं की कि वो देश की और जनता की आशा और अपेक्षा के अनुसार जो विश्वास उन्होंने सरकार पर दिखलाया है उस पर खरे उतर सकें, और उसके लिए कम ज़्यादा मान सम्मान सबको मिलकर सर्वसहमति से निर्णय लेना होता है। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से कांग्रेस में ठंडा करके खाने की आदत है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। महाराष्ट्र विधानसभा का 26 नवंबर रात के 12 बजे तक नई विधानसभा गठन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में सीटों को बंटवारों को लेकर के और नेता पद लेकर झगड़े चल रहे हैं, यदि आप लोगों ने 2 दिन में कोई फैसले नहीं हुए सरकार बनने के बाद भी, तो हो सकता है महाराष्ट्र में राष्ट्र शासन लग जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बारे में आपकी क्या? पंडित जी, आपने बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जिम्मेदारी वाला आपने जो प्रश्न पूछा है। ये देश के जितने भी विशेषज्ञ हैं वो केंद्र सरकार की या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की इस नीयत की ओर आपने इशारा किया है कि उन्हें भी मालूम था कि 26 नवंबर को विधानसभा का आखिरी दिन है, और जिस रणनीति के तहत चुनावों को टाला गया, आगे बढ़ाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि जिस पर मैंने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा, आज मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि ये एक षड्यंत्र के तहत और गलत नियति को बीच में रखकर इस प्रकार का जो निर्णय लिया गया है वह आने वाले दिनों में लोकतंत्र के लिए, महाराष्ट्र की स्थिर राजनीति के लिए, और जिसे हम कहते हैं कि खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग का पूर्ण अवसर देने का एक बहाना मात्र है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस देश की जनता और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता इस चीज़ को भली भांति जानती है, और जनता जो विश्वास दिखलाएगी उसका सम्मान होगा, सम्मान किया जाए। अगर कहीं पर उससे हटकर कोई निर्णय हुआ तो प्रदेश की जनता इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। कंक्लूड करेंगे आप अपनी तरफ से स्वेच्छा से महाराष्ट्र के वोटर्स को जो भी कहना चाहते हैं, अपील कर सकते हैं? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नवभारत और नवराष्ट्र के हमारे पूरे प्रधान, सभी आदरणीय संपादक और हमारे शीर्ष विचारक यहाँ बैठे हुए हैं, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। नवभारत ग्रुप का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं मात्र इतना ही कहना चाहूँगा साथियों कि महाराष्ट्र आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर आने वाले भविष्य में हमारी अगली पीढ़ी की सुरक्षा, उनका विकास, प्रदेश का विकास, और एक महाराष्ट्र जिसने हमेशा पूरे देश के सामने, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर चीज़ में बढ़ चढ़कर एक उदाहरण पेश किया है। मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता बदलाव के साथ में जो निर्णय लेगी उससे इस प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता कायम होगी, और साथ ही साथ जो मौका एक हम सेक्युलर या सर्वधर्म संभाव को लेकर एक जोड़ने वाला की जो विचार हैं उसको लेकर जो निर्णय आप लेंगे उसका सम्मान किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये निर्णय इस देश के हर मतदाता को ये सोच कर लेना है कि उनका ये वोट प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए और हमारी अगली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए वो करने जा रहे हैं, ना कि किसी प्रकार के तुष्टिकरण के, किसी प्रकार के डर से या किसी प्रकार के बहकावे में ये निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।